प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। 25 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा में अपना भाषण समाप्त करते हुए आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में अभिज्ञात करता है। इन तीनों का मिलकर एक संयुक्त रूप बनता है जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अपने भाषण के द्वारा बाबा साहब ने सामाजिक समता की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया था। आज़ादी के बाद से असमानता को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन स्वावलंबी भारतवर्ष के साकार स्वरूप और सामाजिक न्याय के लिए देशवासियों को काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। अब एक नई ऊर्जा, नया आलोक दिख रहा है। 2015-16 से 2019-21 के कालखंड के दौरान बहुआयामी गरीबी में 9.89% अंकों की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है और 13.5 करोड़ से ज़्यादा देशवासी गरीबी से मुक्त हुए। सबसे खास बात यह है कि पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, असेट्स तथा फाइनेंशियल इंक्लूजन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसरों का सृजन हुआ है और वंचित वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के सभी 4291 ग्राम पंचायतों को बदलते भारतवर्ष के मजबूत इरादे और हौसलों के साथ जोड़ने के लिए बैक टू विलेज अभियान प्रारंभ किया गया था। जन भागीदारी पर आधारित इस अभियान का 5वां चरण 16 तारीख को समाप्त हुआ है, लेकिन बैक टू विलेज से संबंधित गतिविधियां पूरे वर्ष भर चलती रहती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आदर्श बदलाव लाकर गांवों को विकास की नई ताकत बनाना है। आज़ादी के बाद लंबे समय से अगर हम तुलना करें तो पिछले 4 वर्ष में समता, सामाजिक सुरक्षा, अधिकार और अवसर के नए स्तंभ निर्मित किए गए हैं, जिस पर भावी यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में विकास का माहौल इतना अच्छा पहले कभी नहीं रहा जितना आज है। इस यूनियन टेरिटरी की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तमाम चुनौतियों के बावजूद लगातार 4 साल तक सभी सेक्टर्स में विकास इतनी रफ्तार से हुआ हो। इसका असली श्रेय जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को जाता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने के प्रशासन के लक्ष्य में बढ़ चढ़कर के योगदान दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग पहले की तुलना में आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है। नारी शक्ति अधिकार संपन्न बनकर प्रगति के उच्चतम शिखर की ओर बढ़ रही है। लेकिन अभी भी गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, स्वरोजगार, एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में बैक टू विलेज अभियान के दौरान जिन कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है उनसे स्वयं जुड़ें और आस पड़ोस के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इन सभी कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो साधन संसाधन आवश्यक होगा वह बिना किसी देरी के प्रशासन उपलब्ध कराएगा। बैक टू विलेज के संबंध में जम्मू से वरुण शर्मा ने एक ऑडियो मैसेज के माध्यम से एक सुझाव भेजा है। आइए वरुण का संदेश सुनते हैं। एलजी सर, मेरे पास बैक टू विलेज 5 कार्यक्रम और सीनियर सिटीजन्स क्लब के संबंध में कुछ सुझाव हैं। ये हैं, चल रहे बैक टू विलेज 5 कार्यक्रम का उपयोग उन वरिष्ठ नागरिकों की एक निर्देशिका बनाने के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। संबंधित बीडीओ को ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों का डाटा एकत्र करना चाहिए और लोकल सीनियर सिटीजन्स क्लब को एक सेट स्टैंडर्ड पर उनके कामकाज और आवश्यकताओं की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए। इसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को सबमिट करना चाहिए। बैक टू विलेज 5 के फंक्शनरीज की टीम को इन सामुदायिक केंद्रों, मनोरंजक क्लबों और अन्य संघों का दौरा करना चाहिए और उनके द्वारा किए जा रहे काम के बारे में पूछताछ और सहायता करनी चाहिए। उन्हें स्थानीय सीनियर सिटीजन्स क्लब को व्यापक प्रचार दिलाने में मदद करने के लिए निकटतम विज्ञापन एजेंसियों तक भी पहुंचना चाहिए। इन बैठकों के दौरान समुदाय के भीतर इसके प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए क्लब की उपलब्धियों और सफलता की कहानियों के रिकॉर्ड को व्यापक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। धन्यवाद। वरुण, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीनियर सिटीजन
की डिटेल्स और उन्हें मिल रहे सभी सुविधाओं की जानकारी के लिए स्पेशल डेटाबेस बनाने के संबंध में जरूर निर्देश दूंगा। अभी 1 महीने के भीतर जम्मू तथा श्रीनगर में पेंशनर्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऐसा अभियान हर डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि समाज कल्याण की सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो। प्यारे भाइयों और बहनों, गांव की प्रतिभा एवं क्षमता अद्भुत है। साधनों से उनका तालमेल आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। बैक टू विलेज अभियान एक और बड़ा संदेश देता है। अधिकतर समस्याओं का समाधान गांव में ही मौजूद है। हमें सोचने का ढंग बदलकर परिवर्तन का खुद नेतृत्व करना होगा। अगर हर नागरिक तय कर ले कि उसके गांव में एक भी अशिक्षित बच्चा नहीं होगा, उनका गांव सबसे स्वच्छ, कुपोषण मुक्त, टीबी रहित, नशा मुक्त तथा इलाके का सबसे आकांक्षी गांव होगा, तब उसी वक्त से परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। इस बदलाव में बजट नहीं बल्कि सामूहिक चित्त का संकल्प चाहिए। प्राचीन काल में शास्त्रों की रचना इसलिए की जाती थी कि अगर जीवन में कुछ रहस्यमय है तो समाज को उसकी खोज की कुंजी थमाई जा सके ताकि सामूहिक बदलाव संभव हो सके। उसी तरह गांव के बदलाव की कुंजी आप हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी के प्रयासों से गांव में विकास का वैसा ही स्वरूप नजर आएगा जो शहरों में दिखाई पड़ रहा है। भगवत गीता में कर्म और अकर्म के बीच अंतर समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। ऐसा कर्म जो जीवन को जीने की क्षमता एवं साहस प्रदान करे, जो चेतना को भयमुक्त करे और व्यक्ति को नए अभियान के लिए प्रेरित करे। किश्तवाड़ की 16 वर्षीय शीतल ने अपने सपनों के साथ कर्म की गहनता से प्रसिद्धि के नए शिखर को छुआ है। एशियन पैरा गेम्स में आर्चर शीतल ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को तिरंगे से रंग दिया। किश्तवाड़ से पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल की उनकी यात्रा ने पूरे जम्मू कश्मीर के स्पोर्टिंग एरेना में नई चेतना, नए उत्साह, नए उमंग का संचार किया है। मैं उनके साथी पैरा आर्चर राकेश कुमार को भी अपने लक्ष्यों के प्रति सजगता के लिए बधाई देता हूं। दोनों प्रतिभाशाली एथलीट्स ने अपने शानदार प्रदर्शन से 2023 को उपलब्धियों का वर्ष बना दिया है। यदि प्रथम ही अभियान में मंजिल मिली तो क्या मिला, यदि ठोकरें खाई न भटका तो बता तू क्या चला, इस तरह से चल के तुझ पर लक्ष्य को अभिमान हो, पदचिन्ह का फिर बाद में तेरे दीप सा सम्मान हो। आपकी दीप्ति आने वाली पीढ़ी के लिए पदचिन्ह हो, ऐसा गहन कर्म जीवन का संकल्प होना चाहिए। कर्म एक अपूर्व सूत्र है जो हर दिन एक नया सूरज उगाने की क्षमता रखता है। पिछले महीने मैंने हौसला कार्यक्रम के माध्यम से अपने बिजनेस वेंचर को स्केल अप कर रही विमेन एंटरप्रेन्योर्स का जिक्र किया था। इस महीने मैं कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव किसान भाइयों और बहनों का जिक्र करना चाहूंगा जो अपने कर्म, अपने परिश्रम से काल के चक्र को तेजी से घुमाकर जम्मू कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। करथोली ब्लॉक सांबा के रहने वाले इनोवेटिव किसान भाई पुष्पिंदर सिंह की नई शुरुआत में मैं उनके साहसिक निर्णय और परिवर्तन की वैसी ही आकांक्षा को देख रहा हूं। पारंपरिक रूप से खेती द्वारा पुष्पिंदर सिंह की कुल आय लगभग 80,000 रुपए सालाना थी। उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में कदम बढ़ाया। उनकी शुरुआत छोटी जरूर थी लेकिन सपने बड़े थे। 1 साल के भीतर उन्होंने अपने मशरूम प्रोडक्शन यूनिट को 1000 बैग से 7000 बैग तक पहुंचा दिया और इनपुट कास्ट के पश्चात उनका शुद्ध लाभ सालाना 15 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। उनका यह कदम एक उज्जवल भविष्य निर्मित करने की अटूट प्रतिबद्धता एवं धैर्य को दर्शाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं सबसे ऊंची, लेकिन सच तो यह है कि उनके परे भी कुछ ऊंचाइयां हैं और जिन्हें मंजिल समझा था दरअसल वह सब पड़ाव है। कुलगाम के जहूर अहमद ने जब मुस्क बुज्जी की खेती शुरू की तब उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हाइड्रोपोनिक्स की तकनीक से वह अन्य किसानों के लिए भी नया मार्ग तैयार कर रहे हैं। अपने स्पेशल एरोमा और क्वालिटी के लिए मशहूर
मुस्कबुज्जी राइस की ग्लोबल मार्केट में खास डिमांड है और मुझे उम्मीद है कि अब जीआई टैग मिलने के पश्चात किसान भाइयों को और अधिक मुनाफा होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर पर निर्भर है, इसलिए जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभाग में प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि किसान भाइयों को बड़ी सफलताएं हासिल करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वह विश्वास के साथ मंजिल की ओर आगे बढ़ें। डोडा जिले के मलोठी गांव की प्रोग्रेसिव फार्मर श्रीमती वंदना देवी कुछ समय पहले तक मक्के की खेती करती थी। उन्होंने पारिवारिक खेती में विविधता लाने का प्रयास किया और इस वर्ष 20 कैनाल खेत में उन्होंने मेरीगोल्ड फ्लावर की खेती की है। इस परिवर्तन से उन्हें पारंपरिक खेती से 4 गुना से ज्यादा इनकम प्राप्त हुई है। वंदना जी के प्रयासों ने मलोठी गांव में एक नई क्रांति पैदा की है और करीब 20 अन्य फार्मर्स ने भी डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में कदम बढ़ाया है। मेरीगोल्ड फार्मिंग आज उस गांव में अनेक सपनों को खिलने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं समझता हूं आज लोगों का यह विश्वास कि प्रशासन के प्रयास उनके परिवार में परिवर्तन ला रहे हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज जम्मू कश्मीर में चारों तरफ जिस तरह प्रगति की हलचल है उससे समाज की संगठित ऊर्जा को बल मिला है। नई सड़कें, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, नए औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति ने इतिहास की दिशा बदलने का अवसर दिया है। 2022 में गांदरबल की सफीका सोरा ने इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत अपना डेयरी फार्म शुरू किया था। उन्होंने सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मिल्किंग मशीन, बल्क मिल्क कूलर तथा मिल्क वैन भी तैयार किया। आज उनके डेयरी फार्म का औसत प्रतिदिन का प्रोडक्शन लगभग 2500 लीटर है। उनके डेयरी फार्म का सालाना टर्नओवर लगभग 16 लाख रुपए है और 1 दर्जन से अधिक कामगारों को इससे रोजगार भी मिला है। मैं मानता हूं कि अभिप्सा और प्रयास का दूसरा नाम सफलता है। हमारा वर्तमान समाज और उसके श्रेष्ठ तत्व प्रयास का ही परिणाम है। अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन पीटर थियल ने किसी मैगजीन में लिखा था कि अगर आपके पास लक्ष्य को प्राप्त करने का 10 साल का प्लान है तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि ये 6 महीने में क्यों नहीं हो सकता। उस लेख पर अनेक लोगों की टिप्पणी थी कि शायद यह असंभव है, लेकिन मुझे एक कमेंट बहुत पसंद आया। एक रीडर ने लिखा था कि शायद वह लक्ष्य असंभव हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि प्रयास के दौरान नई मंजिलें प्राप्त हों, क्योंकि सफलता दरअसल प्रयास से ही प्राप्त होती है। बसोहली की रहने वाली सुनीता देवी ने जब खेती में कदम रखा तो उनके गांव में वह किसी क्रांति से कम नहीं था। उनके पास कुल 36 कैनाल जमीन थी, जिससे उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की शुरुआत की और फार्म मैकेनाइजेशन को अपनाया। आज उस 36 कैनाल में वह डेयरी फार्म, स्पाइस फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग के साथ ट्रेडिशनल फसलें भी उगा रही हैं और उनकी इनकम पहले से 4 गुना हो गई। सुनीता देवी के इंटीग्रेटेड फार्मिंग तरीकों को गांव के 12 अन्य किसान भाइयों ने भी अपनाया है। सुनीता जी का कहना है कि वह बसोहली तथा आसपास के अन्य किसान भाइयों को भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए प्रेरित करना चाहती हैं, ताकि आने वाले समय में खेती और अधिक सस्टेनेबल हो और पर्यावरण के भी अनुकूल हो। मैं सुनीता जी के विजन की सराहना करता हूं। इस तरह की सोच से सामाजिक उत्थान को सुयोग्य स्थान प्राप्त होगा, किसान भाइयों में आत्मविश्वास का एक नया भाव पैदा होगा और लोग समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होंगे। आर्थिक प्रजातंत्र के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि नागरिक जिस प्रकार से काम करना चाहे उसी प्रकार से कार्य करने का उन्हें पूरा अवसर दिया जाए। आज जम्मू कश्मीर के अनेक ऐसे युवा हैं जिन्हें स्टार्टअप से लेकर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में सभी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और मैंने फीडबैक लिया है कि अधिकतर केसेस में अपनी मेहनत एवं लगन से वो अपनी श्रेष्ठता भी साबित कर रहे हैं। हजरत बल श्रीनगर के रहने वाले साइंस ग्रेजुएट शाहिद ने सीप फार्मिंग शुरू की है। उनकी देखभाल, चारे और विंटर के दिनों में उनके रखरखाव के बारे में शाहिद ने आधुनिक प्रणालियां सीखी हैं। सीप फार्मिंग से वर्तमान में उनकी इनकम 10 लाख रुपए हो गई है। पूरे इलाके में
लोग उन्हें साइंटिफिक तरीके से सी फार्मिंग करने वाले इंटरप्रेन्योर के रूप में जानते हैं। मुझे स्मरण है, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली ने एक बार कहा था कि आपका कार्य या कोई नया अभियान हमेशा खुशहाली नहीं ला सकता, लेकिन ये भी सच है कि खुशहाली का अस्तित्व बिना कार्य के असंभव है। अमर सिंह कॉलेज के ग्रेजुएट जुबीर अहमद ने अपने पैतृक नगर रामबन में इसे सिद्ध करके दिखाया है। पारंपरिक मक्के एवं पैडी की खेती में उन्होंने स्लोपिंग सरफेस पर एप्पल, कीवी, पियर्स के प्लांटेशन से छोटी शुरुआत की थी। तत्पश्चात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से उन्होंने इसका दायरा बढ़ाना शुरू किया। शुरू में उनके गांव के लोग इस प्रयोग से बहुत प्रभावित नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पहले साल ही उन्हें 5 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई है, तो उनके पास सीखने के लिए युवाओं और किसानों का तांता लग गया। आज अपने व्यक्तिगत उद्यम के अलावा वह लोगों को गाइड करके सामाजिक पुनर्निर्माण का पवित्र काम भी कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे कि व्यक्ति जो भी काम करता है उसका असर पड़ोसियों पर होता है, इसलिए सभी को मजबूत होना चाहिए। पिछले 38 महीनों में जो बदलाव हुए हैं उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि समाज में नई जागृति आई है और उसका असर दूसरों पर भी पड़ा है। लोगों को आश्चर्य होता है कि 7 दशक तक इस धरती पर किस तरह की व्यवस्था थी और उसी धरती में अब क्या बदलाव आया है। नई चेतना, नए उत्साह और नए पुरुषार्थ से आम आदमी आज उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है और उसका असर समाज के सभी हिस्सों पर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार अभाव, विषमता और शोषण जैसे सब गायब हो रहे हैं और प्रत्येक नागरिक पुरानी व्यवस्था को हटाकर नवनिर्माण के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक है। एक पुरानी कहानी है, किसी गांव का एक कम्युनिटी हॉल बहुत पुराना हो गया था। तेज हवा भी चलती थी तो ऐसा लगता था कि पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। कुछ सालों में हालात इतने खराब हो गए कि गांव की मीटिंग उस बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि बाहर आयोजित की जाने लगी। एक दिन मीटिंग में एजेंडा रखा गया कि अब नया कम्युनिटी हॉल बनाना जरूरी हो गया है, नहीं तो बारिश के मौसम में महीनों तक एक भी मीटिंग संभव नहीं होगी। इस बात से अधिकतर लोग सहमत थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि इस कम्युनिटी हॉल को गिराना उचित नहीं होगा क्योंकि यह हमारे पूर्वजों ने बनाई, इसलिए कोई और उपाय खोजना चाहिए। काफी बहस के पश्चात निर्णय लिया गया कि पुराने कम्युनिटी हॉल की जगह नया कम्युनिटी हॉल निर्मित किया जाएगा और चूंकि यह पूर्वजों की निशानी है इसलिए नए हॉल का डिजाइन हूबहू इसके जैसा होगा। दूसरा निर्णय लिया गया कि नए कम्युनिटी हॉल में पुराने हॉल के सभी खिड़की और ईंटों का प्रयोग होगा। उस मीटिंग में एक और प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक नया कम्युनिटी हॉल नहीं बन जाता तब तक पुराने कम्युनिटी हॉल को किसी भी सूरत में नहीं गिराएंगे। और यह कहानी आगे कहती है, कई दशक गुजर गए, वह पुराना कम्युनिटी हॉल जिसका तस खड़ा रह गया। यह कहानी प्रतीक है कि बिना पुरानी व्यवस्था को समाप्त किए नई व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती। रचना निर्माण का अर्थ यही है कि पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था का साहस उत्पन्न हो। आज समाज इस प्रकार नए आत्मबल के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि नई व्यवस्था ने संकल्प के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। सांबा से शिवेंद्र सांडिल्य ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। शिवेंद्र ने लिखा है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिशन, यूथ तथा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मिलकर यूथ पार्लियामेंट को एक सशक्त एजुकेशनल टूल के रूप में तैयार किया जा सकता है जो युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा अन्य सामाजिक आर्थिक विषयों पर जागरूक कर सकेगा। शिवेंद्र का कहना है, इस तरह का प्लेटफॉर्म संविधान में उल्लिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को जिला स्तर पर नौजवान पीढ़ी तक पहुंचाने में सफल हो सकता है और उस पर विशेष रूप से शोध करने की प्रेरणा भी उन्हें प्रदान की जा सकती है। आज के समय में इंटरनेट तथा मास मीडिया के द्वारा भौगोलिक दूरियां समाप्त हुई हैं, लेकिन देश के अनेक हिस्सों के ऐसे विषय हैं जिन पर युवाओं के लिए चर्चा करना आवश्यक है ताकि अन्य राज्यों के इश्यूज, सांस्कृतिक विरासत इत्यादि पर खुलकर चर्चा की जा सके। शिवेंद्र, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपका सुझाव अच्छा लगा। मुझे यह जानकर और अधिक प्रसन्नता हुई कि आज नौजवानों में देश के अन्य हिस्सों की घटनाओं और संस्कृति को लेकर उत्सुकता जगी है। प्राचीन समय में भी हमारे तीर्थ स्थान
देश के अलग अलग हिस्सों में इसलिए बनाए जाते थे ताकि लोगों में भौगोलिक एकता का भाव पैदा हो और समाज में नित नए विचारों का जन्म भी हो। इस समृद्धि की वजह से देवता भी कामना करते थे कि उनका जन्म भारतवर्ष में ही हो। गायन्ति देवा किलगीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। मैं आपके सुझाव पर संबंधित विभाग को एक्शन प्लान बनाकर कार्य करने का जरूर निर्देश दूंगा ताकि संवैधानिक ज्ञान, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण तथा विभिन्न संस्कृतियों की मानस धारा युवा मन में नए विचारों को पनपने का अवसर प्रदान करे। कुपवाड़ा से शेख जमशीद ने हायर सेकेंडरी एवं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के संबंध में मुझे कुछ सुझाव भेजे हैं। जमशीद ने लिखा है कि स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसमें इन सब्जेक्ट्स की रूटीन पढ़ाई के बजाय नीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा अन्य रिलेवेंट विषय पर शोध कर रहे स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स के लेक्चर इनफॉर्मल वातावरण में आयोजित किए जाएं ताकि नौजवान पीढ़ी आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप अनेक इशूज को समझ सके। जमशीद का कहना है इस प्रकार का एक्सपोजर राष्ट्र के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत, आचरण एवं कर्तव्यों का बोध कराने में सफल हो सकता है। जमशीद, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी चरित्र, नैतिक, संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा तथा रचनात्मकता पर विशेष बल दिया गया है। प्रशासन इसे सभी शिक्षण संस्थाओं में पूरी तरह से लागू करा रहा है। मैं ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि पिछले 38 महीनों में जम्मू कश्मीर को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास किए गए हैं और स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक जीवंत वातावरण पैदा हुआ है। ह्यूमैनिटीज और टेक्निकल एजुकेशन दोनों क्षेत्रों के सब्जेक्ट्स में 21वीं सदी की क्षमताओं का विकास प्रमुख लक्ष्य है। सिलेबस से अलग हटकर आज स्कूल तथा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नए इनिशिएटिव, अध्ययन के नए तरीकों पर बल दे रहे हैं ताकि हमारे भविष्य निर्माता प्रबुद्ध, जागरूक, सक्षम एवं राष्ट्र का उत्थान कर सके। आज परिवर्तन की तीव्र गति की वजह से सब्जेक्ट्स के बीच गैप कम करने के लिए फील्ड लर्निंग या इनफॉर्मल सेटिंग तथा इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है और प्रशासन का प्रयास है कि इस व्यवहारिक पक्ष को अधिक से अधिक संस्थानों में अपनाया जाए। जमशीद, मैं आपके सुझाव पर स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु जरूर निर्देश दूंगा। पुंछ से शोएब मलिक ने डिस्ट्रिक्ट यूथ एम्बेसडर के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। शोएब ने लिखा है कि आजकल लगभग हर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं का जन्म हो रहा है जिन्हें 1 साल के लिए जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर नियुक्त कर सकता है। उन्होंने किश्तवाड़ की चैंपियन पैरा आर्चर शीतल का उदाहरण देते हुए आगे लिखा है कि शीतल जैसे यूथ एम्बेसडर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे तमाम प्रशासनिक फंक्शंस में उनके प्रतिनिधि की तरह भाग ले सकते हैं और यूथ से संबंधित मुद्दों पर प्रशासन के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। शोएब का कहना है कि इस व्यवस्था के जरिए जिला स्तर पर युवाओं में परस्पर सांस्कृतिक संपर्क, शिक्षा समागम तथा स्वयं सेवा के कार्यों में भी यूथ एम्बेसडर युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं। युवाओं के संबंध में रियासी की नेहा शर्मा ने भी मुझे कुछ सुझाव भेजे हैं। उन्होंने लिखा है कि सभी जिलों में प्रशासन को युवा केंद्र स्थापित करनी चाहिए जो यूथ इंगेजमेंट का केंद्र बिंदु होगा। नेहा का कहना है कि हायर एजुकेशन, कल्चरल एकेडमी तथा जिला प्रशासन की तरफ से युवाओं के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम यूनियन टेरिटरी के युवा केंद्र पर आयोजित किए जाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। शोएब एवं नेहा, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शोएब, आपके डिस्ट्रिक्ट यूथ एम्बेसडर के सुझाव पर मेरे ऑफिस ने यूथ अफेयर्स तथा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जानकारी ली थी। चूँकि डिपार्टमेंट हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यूनियन टेरिटरी के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करता है तथा अलग अलग फील्ड से अचीवर्स को राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर दिलाने की दिशा में काम भी करता है, इसलिए इस वर्ष से वह डिस्ट्रिक्ट यूथ एम्बेसडर के सुझाव पर भी गौर करेगा। मैंने उन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे युवाओं का चयन किया जाए जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने परिश्रम एवं समर्पण से सफलता के नए मुकाम हासिल किए। नेहा, वर्तमान में यूनियन टेरिटरी के सभी 20 जिला में केंद्र सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र फंक्शनल हैं और उसकी गतिविधियों से स्थानीय युवा जुड़े हैं।
समान भविष्य निर्मित करने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी आवाज को मंच प्रदान करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रयत्नशील है। जिलों में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम कन्वर्जेंस के तरीके से हों और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जानकारी युवाओं तक पहुंचे। इसके लिए मिशन यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। मुझे एक छोटी सी कहानी स्मरण आती है। हिमालय में एक संत के पास भटकते भटकते एक नौजवान पहुंचा। उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने रुआ से होकर कहा, ईश्वर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब जीने का कोई प्रयोजन नहीं, न ही कोई उपाय दिखता है। साधु महाराज ने उस युवक को बड़े गौर से देखा और कहा कि लेकिन मैं तो तुम्हारे पास छिपा हुआ बहुत बड़ा खजाना देख रहा हूं, उसे बेच दो तो शायद सब काम बन जाए। वह नौजवान बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, खजाना? बाबा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, यहाँ तक कि बस के टिकट के पैसे मेरे पास नहीं थे और मैं कई दिन से पैदल चलकर आपके पास पहुंचा। साधु जी ने कहा कि यहाँ से कोस दूर एक गांव है, वहां एक धनी आदमी रहता है। अगर तुम अपना मस्तिष्क बेचना चाहो तो वो 10 लाख रुपए दे सकता है, और अगर अपनी तुम दोनों भुजाएं देना चाहो तो शायद 1 करोड़ तक मिल जाए। वह नौजवान अब बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मस्तिष्क और भुजाएं? बाबा, आप पागल हो गए, इन्हें तो मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। वह साधु हंसने लगे। उन्होंने कहा कि पागल तो तू है, जब तेरे पास इतनी अनमोल चीजें हैं जिन्हें तू करोड़ों में नहीं बेच सकता, तो इस तरह गरीब क्यों बना हुआ है? ईश्वर ने तुझे बुद्धि और पुरुषार्थ का अकूत खजाना दिया हुआ है, तुझे ही उसे समझना पड़ेगा। जो खजाना सही से उपयोग नहीं होता वह भरा हुआ भी खाली दिखाई पड़ता है, और जिस संपदा का हम सही उपयोग कर लेते हैं वह खाली भी हो तो भर जाता है। मैं मानता हूं कि हमारा युवा वर्ग वही अकूत खजाना है जो 2047 के विकसित भारत का निर्माण करेगा और देश को ग्लोबल लीडर के रूप में पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस है। उस दिन सन 1949 में नए भारत की निर्माण यात्रा प्रारंभ हुई थी। यह संयोग है कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शुरू हुई थी, और अनेक नागरिकों ने संविधान दिवस के सेलिब्रेशन के संबंध में कुछ सुझाव भी भेजे। अनंतनाग से समर जमील भट्ट, बांदीपुरा से गजनफर अब्बास तथा जम्मू से पूनम महाजन ने पत्र लिखा है। समर जमील ने स्कूल तथा कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन डे क्विज तथा डिबेट कंपटीशन का सुझाव भेजा है। गजनफर ने मुझे लिखा है कि सभी जिलों में आर्ट एग्जीबिशन तथा कल्चरल इवेंट के जरिए देश की विविधता में एकता को सेलिब्रेट करने पर विचार किया जा सकता है। पूनम ने लिखा है कि लॉ डिपार्टमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से संविधान में उल्लिखित मूल्यों को सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। मैं समर, गजनफर तथा पूनम का इन सुझावों के लिए अभिनंदन एवं सराहना करता हूं और उन पर उचित कार्रवाई हेतु अवश्य निर्देश दिया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कर्तव्य संविधान के अनमोल मूल्यों में से एक है। विकसित भारत की यात्रा का यह कालखंड वस्तुतः कर्तव्य कालखंड है। हर एक नागरिक अपने दायित्वों को पूरा करते हुए राष्ट्र की प्रतिष्ठा में योगदान दे, मैं ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।